मैंने फाइनल डेस्टिनेशन के जितने भी इंसिडेंट हुए उन्हें बड़े ही ध्यान से देखा और मैंने ये पाया कि ये सारी की सारी मौतें इसकी प्रीवियस इंस्टॉलमेंट से कनेक्टेड है। तो हर दोस्तों एक एक कर सारी हिडन डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। भाई फाइनल डेस्टिनेशन की दुनिया में एलिवेटर्स नॉर्मल नहीं होते। इन सब की शुरुआत होती है आयरिस कैम्पबेल से, जो कि अपने फियांसे के साथ स्काई व्यू टावर में जाते हैं और यहीं से उसे प्रेमोनिशन होता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। ये वो सीन है जब रेस्टोरेंट के होस्ट बचने के लिए एलिवेटर में जाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो डोर्स के बीच में जाते हैं तो वहीं फंस जाते हैं। एलिवेटर चालू हो जाता है और वहां पर उनकी बहुत ही एक दर्दनाक मौत होती है। क्योंकि मैंने फाइनल डेस्टिनेशन की सारी इंस्टॉलमेंट देख ली थी, तो ये सीन देखने के बाद मुझे फाइनल डेस्टिनेशन 2 का फ्लैशबैक आया, जब नोरा कारपेंटर एलिवेटर के डोर के बीच में फंस जाती है और उसका सर कट जाता है। तरीकों में भले डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एलिवेटर का जो रेफरेंस है वो वाकई में बहुत शानदार था। भाई यकीन मानो इस डिटेल को तो आपने पक्का मिस कर दिया होगा। स्टेफनी की कार में एक बहुत बड़ा रेफरेंस छुपा हुआ है जो कि कार्टर के कैरेक्टर से सीधा कनेक्टेड है। अब वो कार्टर की शेवरोलेट एसएस तो नहीं चला रही है, लेकिन अब दोनों कार की नंबर प्लेट को थोड़ा बहुत ध्यान से देखते हो तो आप ये पाओगे कि दोनों कार की नंबर प्लेट सेम है। और भाई ये नंबर प्लेट का रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं है। यही सेम नंबर प्लेट हमने ज़ूलैंडर और वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में भी देखी थी, जिसमें कि लियोनार्डो डिकैप्रियो सेम इसी नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते हैं। तो मतलब हम क्या समझे कि ये पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स है। आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जब स्टेफनी अपनी दादी आयरिस से मिलने जाती है तो उसकी दादी उसे अपनी पॉकेट्स खाली करने के लिए कहती है, अपनी जेब खाली करो, फोन चाबी सब बाहर रख कर आओ। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुमसे नहीं डर रही। पहली बार में ये बात बहुत ही छोटी लगती है, लेकिन दोस्तों अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन का सेकंड पार्ट देखा हुआ है तो आपको याद होगा कि किम्बरली ने क्लीन से मिलने से पहले सेम यही चीज कही थी। दोनों ही केसेस में क्लियर हो या फिर आयरिस हो, दोनों का डर सेम ही है। मौत किसी भी तरीके से आ सकती है, चाहे फिर वो शार्प ऑब्जेक्ट हो या फिर एक छोटी सी चाबी ही क्यों ना हो। हालांकि क्लियर और आयरिस को हमने कहीं भी मिलते हुए नहीं देखा, लेकिन दोनों की अप्रोच मौत से बचने की सेम ही लगती है। जब आयरिस के कैरेक्टर को हम पहली बार देखते हैं तो हम उसे एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर की कोई भी नहीं पहुंच पाता, एक ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। उसने अपना सेटअप कुछ इस तरीके से बना रखा था जैसे कि वो एक बंकर में रह रही हो, वो भी सिर्फ मौत को चकमा देने के लिए। यार आंटी जी ने 20 सालों तक अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा। सोच रहे हो कितना ज्यादा डर भरा होगा उनके अंदर। लेकिन भाई फाइनल डेस्टिनेशन के फैंस ये बात जानते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कोई भी नई नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन की पहली इंस्टॉलमेंट में एलेक्स भी कुछ ऐसा ही करता है। वो अपने ही केबिन में कहीं अलग थलग छुप जाता है ताकि मौत कहीं से कहीं तक उस तक ना पहुंच पाए। हाँ भाई एलेक्स का सेटअप कोई इतना ज्यादा शानदार नहीं था जिस तरीके से आयरिस का था, लेकिन दोनों का मोटिव भाई सेम ही लगता है। आयरिस के पास एक ऐसी किताब होती है जो कि डेथ के पैटर्न को पूरे तरीके से नोटिस करती है और अब तक फाइनल डेस्टिनेशन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स इंसिडेंट को अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करती है और एक तरीके का डेडली रिसर्च मैनुअल बनाती है। स्टेफनी जब उस बुक को खोलती है तो उसे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जो पुरानी मूवीज के फैंस को बहुत हद तक सिमिलर लगेंगे। उनमें से एक होता है वुड चिपर। लेकिन यार एक बात है कि बुक में जितने भी ऑब्जेक्ट थे सारे के सारे मैंने देखे प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में, उनसे किसी ना किसी की मौत हुई थी, लेकिन वुड चिपर से किसी की भी नहीं हुई। तो भाई अब सोच तो एकदम सही रहे हो, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन का एक डिलीटेड सीन रिवील होता है जहाँ पर कि किम्बरली थॉमस जिन्होंने की पार्ट 2 में मौत को चकमा दिया था, दोनों की ही मौत वुड चिपर से होती है। तो आयरिस ने जब अपनी रिसर्च में वुड चिपर नोटिस किया तो वो बस एक टूल नहीं था, वो एक और क्लू था कि मौत कभी भी किसी भी डिटेल को वेस्ट नहीं करती, वो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। आयरिस की किताब में एक प्लेन एक्सप्लोजन भी दिखाया जाता है और शायद दोस्तों आपको याद होगा कि फाइनल डेस्टिनेशन के पहले ही पार्ट में हमको एक प्लेन एक्सप्लोजन दिखाई देता है जिसका प्रेमोनिशन एलेक्स को आता है। और उसमें भी दोस्तों सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता आपको क्या है कि यही फ्लाइट फाइनल डेस्टिनेशन 5 के एंड में वापस आती है। इसके बाद सैम अपनी फ्लाइट की टिकट को देखता है तो उसमें डेट भी 13 मई 2000 होती है और फ्लाइट का नंबर 180। इवन भाई उस फ्लाइट में जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो सैम और मोली वहीं पर होते हैं। अंकल हॉवर्ड की जब डेथ होती है तो स्टेफनी सारी चीजें समझ ही नहीं पाती। उसका गोल होता है कि आयरिस की दी हुई बुक को डिकोड करना और उन पर मौत किस तरीके से अटैक कर सकती है इस चीज को समझना। वो सारे न्यूज़पेपर और फोटोज को दीवार पर चिपका देती है और एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाती है कि किस तरीके से मौत इनके ऊपर अटैक कर सकती है। कुछ इसी तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन के सेकंड पार्ट में क्लियर रिवर्स ने भी अपने रूम की दीवार पर सिमिलर एविडेंस चिपका कर रखे हुए थे। एम यही था कि मौत के पैटर्न को कैसे भी कर समझा जा सके। उसने भी हर एक छोटे छोटे क्लू को जोड़कर एक बड़ी सी पिक्चर बनाई थी। तो हाँ दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रेफरेंस है फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2 को। एरिक टैटू पार्लर की आग से बच जाता है तो ऑडियंस सोचती है कि शायद इस बार मौत का प्लान फेल हो चुका है, लेकिन भाई ऐसा नहीं था।
मौत कभी भी हार नहीं मानती, आज नहीं तो कल आपके पास जरूर आएगी। भाई एरिक को तो कुछ भी नहीं होता, इस बात की गारंटी खुद मौत ने उसको दी थी, लेकिन वो अपनी लाइफ से खेलने लगता है। और भाई एक बार के बाद तो मुझे वो टेरी की याद दिलाने लगता है। एक सीन में एरिक रोड पर उल्टे पैर चलने लगता है, इस कॉन्फिडेंस में कि उसको तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ही वो रोड के बीचों बीच पहुंचता है तो उसके बिल्कुल पास से एक ट्रक गुजरता है। शायद दोस्तों आपको याद होगा कि टेरी की मौत भी इसी तरीके से हुई थी। वो ऐसे ही रोड पर उल्टी चल रही थी और ऐसे ही उसको एक ट्रक ने उड़ाया था। सेम एंगल, सेम शॉक वैल्यू। ऐसा लगता है कि मौत ने एरिक के लिए वही स्क्रिप्ट रेडी रखी थी, बस थोड़ा सा बच गया भाई। इस सीन के दौरान जब डार्लिन किसी हॉस्पिटल का नाम याद करने की कोशिश करती है तो वो रेंडमली एक नाम बोलती है, क्लियर रिवर हॉस्पिटल। क्लियर रिवर? हाँ यही है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई उसने यूं ही ये नाम ले दिया होगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्ट रेफरेंस है क्लियर रिवर्स के कैरेक्टर को, जो फाइनल डेस्टिनेशन 1 और सेकंड पार्ट के मेजर सर्वाइवर थे। पर यहाँ तक कि क्लियर रिवर्स की खुद की डेथ भी हॉस्पिटल एक्सप्लोजन में होती है फाइनल डेस्टिनेशन के सेकंड पार्ट में। उसका नाम एक हॉस्पिटल के साथ लेना एक बहुत ही गजब का और सटल रेफरेंस था। टोनी टॉड हमको लास्ट बार दिखाई देते हैं एज अ विलियम ब्लडवॉर्ड। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर होता है जो कि ऑलमोस्ट हर इंस्टॉलमेंट में आता है और डेथ के रूल्स को समझाता है। और इस कैरेक्टर की हमेशा से ही प्रेजेंस बहुत ही चिल्ड रहती है। ब्लड लाइन में उनका ये कैमियो था वो नॉर्मल नहीं था, उनका ये कैरेक्टर एक फाइनल गुड बाय था। और टोनी टॉड के डायलॉग्स को आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस कैरेक्टर को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया कि टोनी टॉड का एक फेयरवेल हो। वो जाते जाते कुछ ऐसा भी कहते हैं कि मैं पूरे खेल से थक चुका हूँ और मैं मौत से भाग नहीं सकता। मेरे पास अब जितना वक्त बचा है मैं उसे खुलकर जीऊंगा, और तुम सबको भी मैं यही सलाह दूं कि जिंदगी बहुत कीमती है, उसके एक एक पल को खुलकर जियो, क्या पता मौत कब आ जाए। लेकिन इस कैरेक्टर को एक फेयरवेल क्यों दी गई, इसका रीजन भी फाइनल डेस्टिनेशन के ट्रू फैंस को जरूर पता होगा। दरअसल नवंबर 2024 में टोनी टॉड की एक्चुअल में डेथ हो चुकी है और एंड क्रेडिट्स को आपने शायद ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर लिखा भी आता है इन मेमोरी ऑफ टोनी टॉड। अब ये सारे लोग मिलकर टोनी टॉड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो वो मौत से बचने के लिए कुछ तरीके बताते हैं, और वो ऐसे तरीके बताते हैं जिससे कि मौत को वाकई में चकमा दिया जा सकता है। पहला रूल फाइनल डेस्टिनेशन 5 से आता है कि अगर तुम किसी को मारते हो तो उसकी बची कुची जितनी भी जिंदगी है वो तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा रूल आता है फाइनल डेस्टिनेशन 2 से, अगर तुम मर जाते हो लेकिन किसी वजह से वापस जिंदा हो जाते हो तो मौत का प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली मरना और वापस आना एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। सेम इसी सीन में विलियम ब्लडवर्थ ऐसे लास्ट सर्वाइवर का नाम बताते हैं जिसने की मौत को चकमा दे दिया था। कई सालों पहले एक लेडी थी जिसका नाम किम्बरली कॉनवेंट था। किम्बरली और थॉमस ने मिलकर एक बहुत ही यूनिक काम किया। उन्होंने मौत के प्लान को ही हिला डाला जिस वजह से दोनों सरवाइव कर पाए। और एक इंटरव्यू के दौरान ब्लड लाइन के डायरेक्टर ने खुद बोला कि किम्बरली का एक्चुअल कैमियो भी प्लान किया गया था इस पार्ट के लिए, लेकिन स्क्रिप्ट बदल दी गई। लेकिन मैं यकीन मानो अभी अगर नाम लिया गया है तो आने वाले पार्ट्स में किम्बरली का कैमियो भी हमको देखने को मिले, या फिर कोई भी प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में से किसी भी कैरेक्टर का कैमियो हमको देखने को मिल सकता है। तो हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से ये सारी की सारी डिटेल्स। बाकी दोस्तों अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो जो आपने देखा हो तो प्लीज जाकर भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स के रिसेंटली रिलीज टीजर में कई ऐसी डिटेल्स थी जो कि ये बताती हैं कि वेकना किस तरीके से रिटर्न कर सकता है। और भाई कहीं भी अगर वॉच अलॉन मूवीज में इंटरेस्टेड हो जिसमें एडल्ट सीन भर भर के हो तो ऐसी मूवीज की लिस्ट मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पर क्लिक कर सीधा वीडियो को ही देख लो। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक से धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।